नीतीश कुमार जी सिर्फ कुर्सी के गद्दी पर बैठ करके आनंद भवन में आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर किसी जाति को कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी एक सोच है, ऐसा नहीं कि हम पार्टी के माध्यम से सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते। और हम ही क्यों, हमारे भी पूर्वज, जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे दादा परदादा या आपके दादा परदादा जितने भी हैं, उठा करके आप देख लीजिए इतिहास, हमने किसी को भी सताने का काम नहीं किया है। हमारे पूर्वजों ने कभी शोषण करने का काम नहीं किया है। सर्वदा हम अनेक जातियों को पेट में अनाज और तन पर कपड़ा और घर बसाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है, हम भी करते आ रहे हैं। तो यह एकदम दिमाग से निकाल लीजिए पार्टी के बारे में कि राष्ट्रीय जनता पार्टी भूमिहार और ब्राह्मणों के समर्थन में और अन्य जातियों के विपक्ष में खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हम सारे लोगों के साथ हैं। जिनके साथ अन्याय होगा, जिनको सताया जाएगा, जिनको सरकार में दबाया जाएगा, उन तमाम लोगों के अधिकार, हक और हकूक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में हम सारे लोग समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। ये मन में हमारा विश्वास है, ये मन में विश्वास है, हमें गर्व होता है। यह तो बिहार की धरती है। आप देखते होंगे कि अन्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर चल जाए तो एक मंत्री और विधायक से ज्यादा इनका पूछ होता है। कोई घबराने की बात नहीं है कि यह संख्या कितना है, क्योंकि हमारा कोई आम सभा नहीं था। यहाँ पर हमारा टुन्ना जी, पांडे जी, भैया चाहे राजेश जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत हमेशा चल रहा था कि संगठनात्मक बैठक हो। संगठन के जो एकदम कोर व्यक्ति हैं उनके साथ बैठक हो, संगठन विस्तार का कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ कोई जनसभा नहीं है। और ऐसे भी अगर 20-25 एकड़ में खेती करना है तो मोड़ी 4-5 कट्ठा में ही दिया जाता है। उसके बाद जब मजबूत मोड़ी तैयार होता है तो उसको खेत में रोपने का काम किया जाता है। हम आज वही मोड़ी देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगम कोचिंग में उपस्थित हुए हैं। तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों का भी सीना गर्व से ऊंचा हो जाता होगा कि आशुतोष कुमार जी बिहार के बाहर गुजरात में भी जाते हैं तो वहां के एयरपोर्ट पर सैकड़ों गाड़ियों का लाइन और हजारों व्यक्ति का काफिला खड़ा रहता है। दिल्ली में जाते हैं, यूपी में जाते हैं या अन्य किसी भी प्रदेश में चले जाते हैं तो एक ऐसे बिहार का बेटा जिसका किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी अच्छी जीवन शैली को छोड़ करके ये भारतीय फौज में नौकरी करते रहते, आज कुछ भी नहीं तो इनको 70,000 80,000 सैलरी मिलता। अगर 15 साल नौकरी भी कर आ जाते तो आज कम से कम 40,000 और 50,000 पेंशन मिलता। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर सामान्य जाति में नौकरी मिल गया तो समझो कि भगवान से भेंट हो गया। उस नौकरी को लात मार करके और जघन्य, हम क्या कहें, जघन्य संघर्ष का रास्ता अगर चुना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना है तो किसके लिए चुना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मंथन करिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बोल करके चले जाएं और यहीं से आप भूल करके अपने अपने घर चले जाइए। नहीं, सोचिए, आप गहन चिंतन करिए कि आखिर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सारी राजनीतिक पार्टियां थी, यूपीए था, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए था, बिहार में भी है, क्यों जरूरत पड़ गया साहब, क्यों जरूरी पड़ गया। जो लोग बड़े बड़े मंच से, जहां पर लाखों का एलईडी लगता है, वहां से खड़ा होकर के बोलते हैं कि हम जाति प्रथा समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, जाति
जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। अब इस देश में जातियों का स्थान नहीं। राष्ट्रीय जनता पार्टी की माने तो इस देश में 2 ही जाति होनी चाहिए, एक आर्थिक रूप से अगड़ा और एक आर्थिक रूप से पिछड़ा। तीसरा जाति के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं, तीसरे जाति के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। 2 लोग कहते हैं बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े न्यूज चैनल में आकर के कि मैं देश को विश्व गुरु बना दूंगा। साहब कौन सी टॉनिक है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा हेमोपैथिक दवाई है, कौन सा एलोपैथिक दवाई है, या कौन सा आपके पास इलाज है? जिस देश में 30 नंबर वाले पास और 90 नंबर वाले फेल, उस देश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता साहब, कोई नहीं रोक सकता। यूरोपीय कंट्री कहता है कि जो भारत में छठा है उसको लेकर के मैं काम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ छठता कौन है? यहाँ कौन छठा है बताइए? यहाँ कौन छठता है? यहाँ 90% वाले लोग छठते हैं और 30% वाले चुना जाते हैं और 70-80 नंबर वाले बेचारे वहीं पर लाठी लेकर के गार्ड के काम करते हैं। तो लोग कहते हैं कि सीमेंटे ही तो कलयुग में सीमेंटे कमजोर हो गया है, डॉक्टर का दवाई काम नहीं कर रहा है। तो साहब जहां पर 30 नंबर वाले डॉक्टर हो जाएंगे, 30 नंबर वाले इंजीनियर हो जाएंगे, तो वह पुल 30 दिन में गिर जाएगा, मरीज 30 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती होकर के मर जाएगा, उसका इलाज नहीं होगा, पुल कारगर नहीं होगा। इस देश को अगर मजबूत करना है तो आप आरक्षण नीति में बदलाव करिए। हम लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम लोग आरक्षण के पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण जाति आधारित नहीं। जब जाति पूछ करके करीबी नहीं आता तो जाति पूछ करके आरक्षण को दिया क्यों जा रहा है? इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा। नहीं तो सोचते सोचते अरे लड़ता भी वही है जब तक शरीर में ताकत होता है, तब शरीर का ताकत समाप्त हो जाएगा तो बोल ही नहीं पाइएगा तो लड़िएगा क्या? आज 2-4-10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है तो कम से कम खाने के लिए तो है ना, तो लड़ सकते हैं। तब लड़ सकते हैं जिस दिन हैंड टू माउथ समाज हो जाएगा तो लड़ने की भी क्षमता आप में नहीं रहेगी। आपका सिर्फ सोच रहेगा कि हम खाना कहां से खाएं, तो आप लड़िएगा क्या? साहब शोषण तो हमारा हो रहा है, शोषण हमारा हो रहा है कि हम अपने बच्चे को जमीन जायदाद बेच करके पढ़ने के लिए बिठाते हैं। माँ बाप का क्षमता रहता है कि घर में हम रोटी भुजिया सलाद अचार बच्चा पापड़ खाएं, लेकिन पेट पर हम लोग अपना काट लेते हैं। कहते हैं कि रोटी सब्जी ही खा लेंगे, दाल भात अचार ही खा लेंगे, लेकिन हमारा बच्चे जाकर के यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर टन जाता है कि अगर आप सामान्य जाति के हैं तो 98.99% आएगा तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा गेट आउट हो जाएगी। यह स्थिति है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? है ना? तो 99% नंबर कौन लाता है? कौन लाता है 99% नंबर? शायद जीनियस 1-2%। बिहार बोर्ड से तो आएगा ही नहीं। तो किसी प्रकार से गार्जियन समझाते हैं कि बच्चे का काम है पढ़ना, कॉलेज नहीं पढ़ता। उदाहरण देते हैं गार्जियन कि देखो फलना चाचा गांव के स्कूल में बोरा लेकर के जाता था, पढ़ के कलेक्टर हो गया, फलना भैया इंजीनियर हो गया, फलना डॉक्टर हो गया। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो। एन केन प्राकेन किसी तरीके से हम अपने बच्चे को सामर्थ्य के अनुसार चाहे छपड़ा में रखे, चाहे पटना में रखे, चाहे दिल्ली में रखे या कोटा में बिठाएं, पेट काट करके उनके पैसे का इंतजाम करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन आरक्षण तो यह क्या कहें, आप लाख कर लीजिए, क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके पास अधिकार ही नहीं है। आपका बच्चा पढ़ता भी है, 70-80% नंबर भी लाता है, लेकिन उसको छांट करके जाति के नाम पर अलग कर दिया जाता है। तो शोषण किसका हो रहा है? शोषण हमारा हो रहा है, शोषण आपका हो रहा है। जो दलित में भी दलित हितैषी की बात करते हैं, दलित भाइयों को भी समझना चाहिए कि इस देश में
आरक्षण के नाम पर जितने भी राशि आ रही है, आरक्षण के नाम पर जितने भी पैसे आ रहे हैं, आरक्षण के नाम पर जितने भी नौकरियां हो रही है, वो चंद परिवारों में सिमट कर रह गया है। कितने ऐसे दलित नेता हैं, उनसे थोड़ा जाकर के उनका सोशल मीडिया देख लीजिए। दलितों को बताने का प्रयास करिए कि आज से जो 50 साल पहले किस प्रकार से दलित बस्ती में जाकर के गुजारा करते थे, 50 साल बाद भी वही दलित बस्ती में रहने के लिए मजबूर हैं। आरक्षण के बारे में उनको समझाने का प्रयास नहीं किया जाता है।